जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम लोग TRE 3 का हिस्ट्री कर चुके थे और आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 71 वाला ज्योग्राफी का कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। सामान्य सीमा किसकी है नेपाल के साथ? ए कहता है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब। बी कहता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, उत्तराखंड और सिक्किम। डी इसमें से एक से अधिक। ई उसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा इसका आंसर 71 का आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बी वाला आंसर होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। ये देखिए, ये नेपाल है, ये नेपाल है। इसके साथ कौन कौन सीमा साझा करता है देख लीजिए। एक है पहले उत्तराखंड से, उत्तराखंड एक, उत्तर प्रदेश दो, बिहार तीन, फिर ये पश्चिम बंगाल है चार, और फिर सिक्किम पांच। तो नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्लियर हुआ? और ये उसके आसपास का देख लेते हैं। भूटान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? भूटान के साथ सीमा साझा करता है ये सिक्किम, तो बीच में अंगूठा की तरह निकला हुआ। ये भूटान और नेपाल के बीच में है सिक्किम। तो भूटान के साथ सिक्किम तो सारी सीमा लगेगा ही। फिर यह पश्चिम बंगाल का लगता है और आसाम का लगता है, अरुणाचल प्रदेश का। एक सिक्किम, दो पश्चिम बंगाल, तीन आसाम और चार है अरुणाचल प्रदेश। भूटान से 4 राज्य का सीमा साझा होता है। और बांग्लादेश के साथ, यह है बांग्लादेश। इसके साथ कौन सीमा साझा करता है? ये पश्चिम बंगाल एक हो गया। त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। और यहाँ पर थोड़ा सा असम का क्षेत्र है, असम और फिर मेघालय। कितना राज्य हो गया? 1 2, वेस्ट बंगाल 1, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4। 4 राज्य सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश अलग देश है, इसके साथ 4 देश सीमा साझा करता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 71 का आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यह हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 वाला। 72 वाला क्वेश्चन 72 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम के नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? सही नहीं है ये बोलना है। तो कौन सा? ए कहता है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा। बी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। डी में से एक से अधिक। ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 72 वाला आंसर क्या होगा? 72 वाला आंसर होगा डी। 72 वाला आंसर डी होगा। इसमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि इसका सही क्रम है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, फिर कंचनजंगा दूसरे स्थान पर, फिर धौलागिरी है। इसका हम लोग माउंट एवरेस्ट की भारत का जो हिमालय जो भारत में है, इससे सटा हुआ, ज्यादातर नेपाल में है और वो दूसरे देश से भी सटता है, चीन से भी, लद्दाख से भी। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है देख लेते हैं। ये हिमालय किस तरह है? हिमालय इस तरह है, ये इस तरह हिमालय, ये हिमालय का एरिया है। इस तरह हिमालय है पूरे छाया हुआ। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। यहाँ नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, एन नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। ये इसकी लंबाई कितनी है? नंगा पर्वत से हिमालय की लंबाई कितनी है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। कितनी लंबाई है इसकी हिमालय की? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। पूरे हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा। नंगा पर्वत कहाँ है? कश्मीर को एकदम छोर पर, जहाँ हिंदू कुश पर्वत भी है। और इधर अरुणाचल प्रदेश तक। फिर हिमालय मुड़ गया है इस तरह, फिर नामचा बरवा तक है। तो इसकी ऊंचाई पहले पर तो एवरेस्ट है,
माउंट एवरेस्ट, दूसरे पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ सिक्किम, यहाँ कंचनजंगा ये दूसरे नंबर पर। पहले पर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, यहाँ नेपाल में ये पहले नंबर पर, पहले नंबर पर। कंचनजंगा दूसरे नंबर पे, फिर मंसालू तीसरे नंबर पे। यहाँ पे है मंसालू, इस जगह पे मंसालू है। तो क्या हुआ, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, नंगा पर्वत ऊपर कश्मीर की तरफ, नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश की तरफ। एन 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 से स्टार्ट, एन पे खत्म। और फिर बीच में ये है मंसालू। अगर सीरियल से देखे तो पहले है मंसालू, जैसे हम लोग फिर से देखते हैं, जैसे यहाँ नंगा पर्वत, नंगा पर्वत यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, यहाँ नामचा पर्वत। और फिर कौन पर्वत है, फिर मंसालू है, सीरियल वाइज। मंसालू, फिर एवरेस्ट है, मंसालू एवरेस्ट, मंसालू एवरेस्ट, फिर मकालू, मंसालू एवरेस्ट मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर कंचनजंगा के। तो क्या हो गया, एन एम ए एम के एन, एन से स्टार्ट, एन पे खत्म, फिर बीच में एम ए एम के। मंसालू एवरेस्ट मकालू कंचनजंगा, मंसालू एवरेस्ट मकालू कंचनजंगा। नामचा पर्वत से नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, और बीच में मंसालू एवरेस्ट मकालू कंचनजंगा, एम ए एम के, एम ए एम के। ये याद रखिए, नाम नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, एन एन, और बीच में एम ए एम के, मंसालू एवरेस्ट मकालू और के, मतलब कंचनजंगा। ये क्लियर हुआ। और ये पूरा हिमालय यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 73 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसमें से एक ट्रिक है। वन क्वेश्चन ये वाला बना दिया, दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा, ये दो क्वेश्चन है। एक दक्षिण की गंगा, एक दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ये कौन बना दिया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बीपीएससी में आया हुआ है, मेन बीपीएससी में। तो इसका आंसर इसमें क्या होगा? इसका आंसर इसमें होगा, क्या कह रहा है, दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा नहीं कह रहा, दक्षिण गंगा कह रहा है। तो इसका आंसर सी होगा, गोदावरी। गोदावरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी जो है त्र्यंबक गांव के पहाड़ी से नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से, त्र्यंबक गांव से। फिर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी जो है, ये गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की, मतलब ये विंध्य पर्वत ये है। इसके साउथ में जितना भी, इसके दक्षिण में जितना भी है भारत का एरिया, वो दक्षिण कहलाता है, मतलब प्रायद्वीप भारत कहलाता है। इसका सबसे लंबा नदी गोदावरी है। और दूसरी लंबी नदी कौन है? इससे पहले हम लोग टीआरई 2 में देख चुके हैं, वह है कावेरी। कावेरी नहीं, नर्मदा है। गोदावरी नदी की सहायक नदी देखते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंदिरा, सबरी, वैनगंगा आदि शामिल है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है।
महानदी धमतरी जिले में, ये जो महानदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन है? महानदी की सहायक नदी है ब्रह्मणी और वैतरणी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 74 वाला, 74 वाला क्वेश्चन, 74 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष मैंग्रोव वन से संबंधित है? ये कहता है घने लंबे वृक्ष, बी पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है, और सी वाला क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन कहता है, सी वाला ऑप्शन कहता है दलदल कीचड़ और खरा तटीय जल आदर्श आवास है। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 74 का डी, 74 का आंसर डी होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक कैसे होगा देखते हैं। एक से अधिक होगा क्योंकि इसमें ये भी सही है, और पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है, ये भी सही है। जब ज्वार आता है तो पानी में डूब जाती है, जब जब भाटा जाता है मतलब पानी पीछे जाता है तो जड़ निकला हुआ दिखाई देता है। और ये दलदली कीचड़ वाली मिट्टी, ये सी भी सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा एक से अधिक। क्योंकि मैंग्रोव वन विशेष प्रकार के पेड़ झाड़ियां होती हैं, पौधे लवण सहनशील होते हैं, मतलब वो समुद्र के किनारे होती है तो खारा पानी के सहनशील होती हैं। दलदल कीचड़ और खारा तटीय जल मैंग्रोव वंश का आदर्श आवास है, मतलब उसका सबसे अच्छा रहने का घर है। मैंग्रोव वन उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज्वारीय क्षेत्र में पाया जाता है। ज्वारीय क्षेत्र मतलब ज्वार पानी जो चढ़ता है समुद्र का उसको ज्वार कहते हैं, जब पीछे हटता है तो उसको भाटा कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वन सुंदरवन गुजरात, मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? ये है पहले तो पश्चिम बंगाल में तो पाया ही जाता है, और फिर गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आदि क्षेत्र में पाया जाता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर का। किस रिपोर्ट से? 2021 की रिपोर्ट से। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मैंग्रोव वन कितना है? 0.15%। देश का 42.45% मैंग्रोव वन पर बंगाल और 23.36% गुजरात में पाया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पे गुजरात में। पश्चिम बंगाल में कितना पाया जाता है? 42.45%, और गुजरात में 23.66%। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 75 वाला, 75 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये आरक्षित क्षेत्र नहीं है जो वो बताना है। ए में कहता है पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी कहता है उत्तराखंड जिम कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, सी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर क्या होगा? 75 का, 75 का आंसर होगा ई। 75 का आंसर क्या होगा? ई वाला। 75 का आंसर ई वाला होगा, क्योंकि ये सब है। अब नहीं जो है वो बताना था, जब है तो कैसे? ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें से कोई भी गलत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 वाला, 76 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये आसान क्वेश्चन है। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अब बिहार की क्या कौन कौन सी नदी है वो हम लोग देख लेते हैं। और बिहार जो भी मान लिया ये ईश्वर कोसी का है, गंडक का आ सकता है, बूढ़ी गंडक का आ सकता है, ये बिहार से जुड़ी हुई नदियों को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग, जैसे ये बिहार है, बिहार दो भागों में बटा हुआ है, जैसे बिहार है आयताकार, ये बिहार है। एक मान लीजिए ये बिहार है, बिहार वैसे आयताकार है, हम लोग यहाँ चित्रकारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं। तो पहले है घाघरा, वो घाघरा नदी है पहले। कहाँ से? उत्तर से घाघरा नदी आती है, घाघरा नदी, घाघरा नदी, फिर गंडक नदी, फिर गंडक नदी, घाघरा नदी, फिर गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, फिर बागमती, बागमती, फिर बागमती आती है,
और फिर कमला, कमला नदी, कमला और बागमती मिल जाती है, कमला बागमती मिलके ये गंगा, जैसे गंगा ये आ रही है, ये गंगा में कमला और बागमती, बागमती और कमला ये दोनों जो है एक हो जाती है गंगा से मिलने से पहले। फिर आती है यहाँ पे कोसी नदी, कमला के बाद कोसी नदी, कमला के बाद यहाँ पे कोसी नदी, कोसी है यहाँ पे कोसी नदी, कोसी नदी कहाँ हम लोग देख लेते फिर, जैसे ये बिहार है देख लिए, बिहार, कोसी नदी यहाँ, कोसी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला, बागमती और कमला, जैसे ये आ रही है, ये गंडक आ रही है, बूढ़ी गंडक, और फिर बागमती और ये कमला, ये दोनों एक हो जाती है, ये गंगा है, ये जो बीचों बीच से जा रही है बिहार की वो गंगा, और बागमती, बागमती और कमला ये दोनों मिल जाती है, प्लस हो जाती है गंगा से मिलने के पहले, गंगा में मिलने से पहले ये एक होती है, और ये कोसी नदी, कोसी नदी बिहार में सबसे बड़ी नदी है, गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन है, कोसी नदी है बिहार में। और ये कोई कोसी नदी कहाँ पे मिलती है, कोसी नदी कहाँ पे मिलती है, कोसी नदी कुर्सेला में मिलती है, खगड़िया के निकट, कोसी नदी कहाँ पे मिलती है, खगड़िया के निकट। इसके बाद भी एक नदी है यहाँ से यहाँ, ये जगह नहीं बन रहा है, ये महानदी है यहाँ पे, महानदी, यहाँ पे क्या है, महानदी। तो क्या हुआ, घग्गर, घग्गर नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, महानंदा, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, ऐसे याद कीजिए, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, महानंदा लास्ट में, घग्गर सब इधर, घग्गर इधर महानंदा, उसके बाद कोसी। फिर देखते हैं घग्गर, गंगा ये घिना गया, फिर देखते हैं घग्गर, घग्गर, गंडक, बूढ़ी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, बागमती, कमला, बागमती, कमला, फिर कोसी, फिर कोसी और महानंदा, क्या हो गया, गंडक, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, और ये दोनों मिल जाती है, ये प्लस हो जाती है, बागमती, कमला एक होकर इसमें मिलती है गंगा में, गंगा में एक होकर तब मिलती है। कोसी सबसे बड़ी नदी कितना है, इसका किलोमीटर है, 120 किलोमीटर लंबा है, और महानदी कहाँ मिलती है, कोसी कुर्सेला में मिलती है। नीचे का भी देखना है तो नीचे, जैसे ये बिहार, बिहार है शॉर्ट में, यहाँ कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी, फिर यहाँ सोन नदी, कर्मनाशा, सोन, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, सोन, फल्गु, फिर यहाँ क्यूल, और फिर यहाँ अजय, अजय बाद में, कर्मनाशा से स्टार्ट और अजय पे खत्म, बीच में सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल, सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल, ये साउथ से दक्षिण से ऊपर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, और ऊपर में जो बताए थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, और बीच में गंगा नदी, बीच में गंगा नदी सब मिल रही है। शायद याद हो गया हो, क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कोसी नदी के बारे में, कोसी नदी की कहाँ है, नेपाल में, नेपाल के साथ भारत की संधि हुई थी कब, नेपाल और भारत सरकार के बीच कब हुआ था कोसी प्रोजेक्ट के लिए, 1954 में, 1954 में, 1954 में भारत और नेपाल के बीच कोसी का, कोसी प्रोजेक्ट के बारे ये हुआ था समझौता, कब हुआ था समझौता, कोसी के लिए भारत और नेपाल में 1954 में, 1954 में समझौता हुआ था 1954 में। दामोदर नदी बंगाल की शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की स्थापना 1948 में किया गया था, दामोदर नदी पहला प्रोजेक्ट है बहुउद्देश्य नदी घाटी में से, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में। और हंगो नदी,
जिसको पीली नदी भी कहते हैं, वो चीन में है, उसको चीन का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 वाला। कृष्णा गोदावरी नदी का विवाद किन राज्यों के बीच है? कृष्णा गोदावरी नदी का विवाद किन राज्यों के बीच है? ए कहता है कर्नाटक आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक तमिलनाडु, सी कर्नाटक केरल, और डी एक से अधिक, ये इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका 77 वाला? 77 का आंसर होगा, 77 का आंसर ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी कृष्णा जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। दोनों नदियां पश्चिम घाट से निकलती है। ये दोनों नदियां जो है कृष्णा गोदावरी दोनों पश्चिम घाट से, पश्चिम घाट किसको बोलते हैं? इधर इधर के एरिया को, ये प्रायद्वीप भारत है, इसके इधर के एरिया को पश्चिम घाट कहा जाता है। इधर पूरा पश्चिम घाट कहा जाता है। ये दोनों पहाड़ी पश्चिम घाट से निकलती हैं। इसका जो विवाद है, इसका विवाद है महाराष्ट्र कर्नाटक, ये दो राज्य इसमें दिया हुआ है सिर्फ में, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, लेकिन इसमें महाराष्ट्र भी है और तेलंगाना भी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों पहले तो एक स्टेट था, फिर बाद में टूट गया, तो ये दोनों हो गई। एक पहले था तो वो बटा तो दोनों में बंटवारा हो गया, तो तीन हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक। और एक है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को याद रखिए, उससे तेलंगाना भी अलग हुआ तो तेलंगाना भी खुद याद हो जाएगा। और एक सिर्फ महाराष्ट्र को याद रखना। कर्नाटक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र शुरू में है तो महाराष्ट्र को लेते हैं पहले। महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। कृष्णा गोदावरी का विवाद है महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच। ये जल विवाद तो है ही कृष्णा गोदावरी का, लेकिन एक कावेरी नदी का भी जल विवाद है। कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन शामिल है, कौन कौन राज्य? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तमिलनाडु में ही एक कोने में पुदुचेरी है, कर्नाटक, केरल और केरल में है पुदुचेरी, छोटा ऐसा। ये तीन राज्यों में फैला हुआ पुदुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच कावेरी विवाद है। कावेरी विवाद किसे किसके बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। केरल से सटा हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक ऊपर है, तो ये तीन हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सीरियल वाइज। और एक पुदुचेरी केरल में एक है, इसलिए वो रहेगा। तो चार राज्य कावेरी विवाद से जुड़ा हुआ है और चार राज्य कृष्णा गोदावरी नदी से। कृष्णा गोदावरी नदी में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसमें भी है, कावेरी विवाद में कर्नाटक है, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना 1990 में किया गया था। कावेरी विवाद का अधिकरण का स्थापना कब किया गया था? 1990 में। भारत संविधान का अनुच्छेद 262, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति संसद को देता है, सांसद को देता है। ये अनुच्छेद 262 इसकी समिति बनाने का, न्यायाधिकरण बनाने का किसमें है? कौन अनुच्छेद में? 262 में, 264 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 वाला। 78 वाला क्वेश्चन है, 78 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा कौन सी क्रांति शुरू किया गया था? भूदान ग्रामदान आंदोलन संबंधित है। ये भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन संबंधित, ये इसका आंसर होगा बी वाला, रक्तहीन क्रांति। क्योंकि भूदान और ग्रामदान आंदोलन को ही रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो विनोबा भावे ने कब स्टार्ट किया था? 1951 में, पोचमपल्ली जिले में, जो तेलंगाना में है। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1951। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तेलंगाना के पोचमपल्ली जिला से। ग्रामदान आंदोलन उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था। भूदान आंदोलन पोचमपल्ली से स्टार्ट हुआ था तेलंगाना से 1951 में, और ग्रामदान आंदोलन उड़ीसा में विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ग्रामदान मतलब पूरा गांव दान होता था, वो उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था। और भूदान स्टार्ट हुआ था पोचमपल्ली तेलंगाना से 1951 में। भूदान आंदोलन स्वतंत्र भारत के प्रारंभ काल के महत्वपूर्ण घटना है। भूदान आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। रक्तहीन क्रांति सिर्फ भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन को नहीं कहा जाता। रक्तहीन क्रांति उसको भी कहा जाता है जो ब्रिटेन में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के गौरवपूर्ण क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहता है। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था, उसको भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। विनोबा भावे जो थे वो पवना आश्रम की स्थापना की थी। पवनार आश्रम है। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? वो भी विनोबा भावे थी। विनोबा भावे भारत में 17 अक्टूबर 1940 को जो प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी।
प्रथम व्यक्ति महिला ही नहीं थे। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन अंतर्गत गिरफ्तार हुआ था? पहला वो विनोबा भावे ही थी। विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी को मानते हैं। 79 नंबर वाला अगला क्वेश्चन कौन है? 79 नंबर वाला, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवरक भंडार के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? अवरक भंडार के लिए कौन सा जिला जाना जाता है बिहार का? गया एक है, बी में जमुई, सी में भागलपुर, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक, ई एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 79 वाला क्या होगा? 79 वाला आंसर होगा डी, एक से अधिक। एक से अधिक क्योंकि अधिक बिहार के जिले में अवरक भंडार उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो अवरक भंडारण कहाँ कहाँ होता है? अवरक भंडारण होता है गया में। भंडारण एवं उत्पादन दोनों के लिए कौन कौन जाना जाता है? गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और मुंगेर। ये तीनों नीचे है साउथ बिहार में, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और मुंगेर। एक बार देख लेते हैं अवरक भंडारण और उत्पादन के लिए कौन कौन राज्य बिहार का कौन कौन जिला जाना जाता है? एक है गया है, नवादा है, जमुई है, भागलपुर है और इधर यहाँ पे है मुंगेर। कौन कौन है? सभी नीचे है अवरक वाला। देखिए मतलब दक्षिण बिहार में गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, ये सभी नीचे है क्योंकि ये नीचे झारखंड से सटा हुआ है। ये छोटा नागपुर पहाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा, इसलिए हम लोग देख लिए क्या क्या इसका आंसर होगा। डी वाला आंसर पहले ही हो चुका है। हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? 80 वाला। अगला क्वेश्चन 80 नंबर वाला, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम जूट उद्योग 1855 में कहाँ स्टार्ट किया गया था? ये प्रथम जूट उद्योग, इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, सिरसा। प्रथम जूट उद्योग 1855 में कहाँ स्थापित किया गया था? सिरसा में। प्रथम जूट उद्योग 1855 में भारत में कहाँ स्टार्ट किया गया था? सिरसा में, क्योंकि सिरसा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिरसा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहाँ पानी का अच्छा ये होता है, उत्पादन है, पानी का क्या होगा? वहाँ पानी का उपलब्धता अच्छा है, वहाँ बारिश भी अच्छा होता है, इसलिए जूट वहाँ होता है जहाँ पानी का कमी नहीं है। स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज आर्कलैंड ने भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना की थी। प्रथम जूट मिल की स्थापना किसने की थी? आर्कलैंड ने। स्कॉटलैंड का था वो। प्रथम भारतीय सेठ हुकुमचंद द्वारा पहली जूट कारखाना 1917 में खोला गया था। भारतीयों द्वारा जो जूट कारखाना खोला गया था वो 1917 में। वो भारतीय कौन था? सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद द्वारा पहला जूट कारखाना खोला गया 1917 में। जूट को सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है। जूट को किस नाम से और जाना जाता है? सुनहरे रेशे के नाम से। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब किया गया था? 1971 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम की स्थापना 1948 में। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में और अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम की स्थापना 1984 में। मतलब भारतीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय वाला किया गया 1984, 48 नहीं 84। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में स्थित है। जूट उत्पादन में भारत और बांग्लादेश का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। बिहार में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया में। पूर्णिया किधर है? जैसे ये बिहार है, बिहार सही नहीं बनता है, ये बिहार है, मान लिया बिहार है, तो पूर्णिया यहाँ पे है। ये पश्चिम बंगाल में सटा हुआ है, इसलिए यहाँ जूट का उत्पादन ज्यादा होता है बिहार में। ये पश्चिम बंगाल में सटा हुआ, ये पश्चिम बंगाल है सटा हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का। 91 नंबर वाला क्वेश्चन, 81 वाला। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल किस देश को अलग करता है? ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? मालदीव को ये अलग करता है मिनिकॉय से। ये इसका आंसर सी होगा, 81 का सी। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करते। थोड़ा जल संधि का देख लेते, हम लोग सीरियल वाइज देख लेते हैं। जल संधि, ये डिग्री चैनल जो बुलाता है इसको हिंदी में जल संधि बोला जाता है। 8 डिग्री चैनल हम लोग पहले देखते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? इसका तो आंसर सी है, मालदीव, लेकिन और भी इससे पूछ सकता है तो वो देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल इधर, पहले 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से,
जैसे एम दोनों, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल, 8 2 इसको याद रखने के लिए। फिर 9 डिग्री चैनल है, ये सब मान लीजिए यहाँ 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको किसको लग करता है? ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। जैसे मालदीव नीचे हो गया, ये वाला मालदीव, और यहाँ हो गया मिनिकॉय, तो ये दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। और फिर यहाँ ऊपर मिनिकॉय ये वाला आ गया, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ऊपर आ गया। यहाँ लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग कौन करता है? ये 9 डिग्री चैनल। और फिर 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल यहाँ है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार, मतलब ये अंडमान का एरिया है और निकोबार का एरिया नीचे है। ये बीच में जो है ये 9 डिग्री चैनल के ऊपर है, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है ये बताना है। ए कहता है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, बी कहता है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, सी कहता है लद्दाख और तिब्बत के मध्य, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा ए। 82 का आंसर ए होगा। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। जैसे ये नेपाल यहाँ आ रहा था इस तरह, नेपाल, और यहाँ पे था सिक्किम, और इधर था भूटान। तो सिक्किम कहाँ स्थित, मतलब सिक्किम कहाँ पे है वो तो आप लोग अंगूठा की तरह निकला हुआ, भारत से अंगूठा जिस तरह निकलता है उस तरह सिक्किम है। तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य, ऊपर तिब्बत है, ये तिब्बत जो चीन ने कब्जा किया हुआ है यहाँ पे, तो इसके बीच में है यहाँ पे चुंबी घाटी। चुंबी घाटी कहाँ है? यहाँ है चुंबी घाटी। सिक्किम और तिब्बत के मध्य कौन सा है? चुंबी घाटी। और देख लेते हैं इसका। चुंबी घाटी को तिब्बत में ट्रोमा या ट्रोमा कहा जाता है। चुंबी घाटी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ट्रोमा। चुंबी घाटी को तिब्बत में ट्रोमा कहा जाता है। अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। दून घाटी उत्तराखंड में स्थित है। दून एक घास होता है उत्तराखंड में, उसको इसीलिए उसको दून घाटी कहा जाता है, वो उत्तराखंड में। नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नीलम घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में। नुब्रा घाटी लद्दाख में अवस्थित है। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? नुब्रा, ये आता है नुब्रा घाटी लद्दाख में। नुब्रा लद्दाख, नुब्रा लद्दाख। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 वाला। 83 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट के भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचान किया गया कौन क्या था? ए था मानसरोवर तिब्बत, बी माना, सी लोटा लाटो, डी एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? राशि का आंसर, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी, एक से अधिक होगा। एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया। प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया एक से अधिक। एक से अधिक में क्या है? तब इसमें अधिक एशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने उपयुक्त में से एक से अधिक बिंदु के रूप में पहचाना गया है। कैसे? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत भू संचलन, मतलब प्लेट जो है पृथ्वी का वो चलता है, नीचे तरल है इसलिए ऊपर तैरता है, जैसे उस तरह। जैसे भरा हुआ बाल्टी में गुब्बारा पानी भर के रख दीजिए जैसे, या प्लेट रख दीजिए, वो तैरेगा जिस तरह। प्लेट सही ऑप्शन है। प्लेट को अगर रख दीजिए भरे हुए गीला इस पर पानी पर, तो प्लेट तैरता ही रहेगा। वैसे देश में, पूरी दुनिया में प्लेट है। 20 प्लेट छोटा प्लेट है और 7 बड़ी प्लेट है। वो विवर्तनिक, हिंदी में विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। भू संचालन के कारण पृथ्वी के बीच प्लेटों का टकराना होता है। एक प्लेट अगर 2-3 प्लेट टकराए तो ऐसे एक दूसरे से टकराएगा। पृथ्वी 7 बड़े प्लेटों का और लगभग 20 छोटे प्लेटों का मिलकर निर्मित हुआ। पूरे पृथ्वी में 7 बड़ा प्लेट है और 20 छोटा प्लेट है। ऐसे एक प्लेट हो गया इधर यूरोप, एक प्लेट दक्षिण अमेरिका, एक प्लेट साउथ अमेरिका, फिर इसका हो गया एशिया प्लेट, फिर अफ्रीका प्लेट, ये सब बड़ी प्लेट है। वर्ष 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन के प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने किया था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकेंजी और मॉर्गन और पार्कर ने। क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, क्रस्ट जो होता है वो क्रस्ट ऊपरी परत, जमीन का ऊपरी परत उसको क्रस्ट कहते हैं। मेंटल की ऊपरी परत में से
निर्मित 5 किमी से लेकर 200 किमी मोटाई 200 किलोमीटर की मोटाई के ठोस परत को प्लेट कहते हैं। जैसे अपसारी संचालन, उसका जो प्लेट का संचालन होता है, मतलब वो तैरता है, उसका 3 तरह का संचालन होता है, अपसारी संचालन, अभिसारी संचालन और समांतर प्लेट संचालन। इतना बहुत हुआ, क्वेश्चन में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा नहीं तो, पूरा समझाने पे आएंगे तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 वाला। 84 वाला क्वेश्चन, गंगा के ऊपरी मैदान, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिण सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ए कहता विंध्य पहाड़िया, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी उपरोक्त अधिक एक से इसमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, गंगा के ऊपरी मैदान, ये गंगा है जैसे, इसका ऊपरी मैदान, ये जो इसका ऊपरी मैदान, ये ऊपरी मैदान है कि दक्षिण सीमा, दक्षिण सीमा, ये वाला सीमा, ये वाला सीमा का बोला जा रहा है, यहाँ का निर्धारण करती है। कौन करता है निर्धारण, उसका निर्धारण कौन करता है, उसका निर्धारण करता है 84 का होगा आंसर। आप लोग भी पहले दे दीजिए, इसका आंसर होगा ए, विंध्य पहाड़ियां। विंध्य पहाड़ियां इसका दक्षिण का निर्धारण, सीमा का निर्धारण करती है। विंध्य पहाड़ी कहाँ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, वो ये टीआरई 2 वाले में, टीआरई 2 का ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये वाला हम क्लियर किए थे पूरा अच्छे से। फिर करेंगे तो लेट हो जाएगा क्वेश्चन, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोग 85 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार, मतलब ये जो बह रही है चंबल नदी, उसका प्रकार क्या है बहने का, वो पूछ रहा है। ए है अधिरोपित, बी है पर्वत की प्रवाह, सी है वृक्षाकार प्रवाह। वृक्षाकार प्रवाह कहते हैं, जैसे ये है इधर 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 इस तरह फैला हुआ है, जैसे गंगा है, ये वृक्षाकार प्रवाह है। आधिआरोपित, अध्यारोपित किसको कहते हैं, वो जबरदस्ती कटा छटा होता है, मतलब जैसे ये चंबल का बिहड़ जो काट छाट दिया गया है पूरा चंबल नदी के द्वारा ही, कटिंग हो गया पूरा, तो एकदम बिहड़ हो गया है, गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा, बीच में ऊंचा मिट्टी का पहाड़ के जैसा, और पूरा नाला पूरा, मतलब कटा छटा हुआ को अध्यारोपित कहते हैं, अध्यारोपित। चंबल नदी का तो अध्यारोपित है, चंबल नदी का अध्यारोपित है। यहाँ क्या पूछ रहा है, चंबल नदी का अपवाह तंत्र कैसा है, तो इसका तो आंसर ये निकल गया, ये वाला अध्यारोपित। लेकिन वृक्षाकार किसका है, वृक्षाकार है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा तंत्र को, अपवाह तंत्र को वृक्षा प्रवाह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 86 वाला। 86 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 86 वाला क्वेश्चन, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक के व समर्थक हैं। मानसून की उत्पत्ति ताप विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं, कौन है। ए है एडम हैली, बी है हॉर्न, सी कोपेन। इसका आंसर क्या होगा, डी एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर बोलिए, इसका आंसर होगा 86 का, 86 का आंसर ए होगा, एडमंड हैली। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक समर्थक कौन थे, एडमंड हैली थे। अब अगला क्वेश्चन, मानसून की खोज किसने की थी, ये देख लेते हैं। मानसून की खोज किसने की थी, हिम्पल्स ने, हिम्पल्स। मानसून की खोज किसने की थी, ये लोग का नाम ही थोड़ा टफ होता है, मुंह पे जल्दी नहीं चढ़ता है, इसलिए इसका नाम होगा, मानसून की खोज किसने की थी, हिम्पल्स ने। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा का होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम किसको बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, जैसे ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये दक्षिण, इधर ये पश्चिम हो गया, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यही हुआ, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम इधर से, ये केरला, यहाँ पे केरला है। पहला मानसून जो टकराता है भारत में, वो केरला में टकराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर वाला। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, भारत में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है,
ए हो गया कश्मीर घाटी में, बी पंजाब और हरियाणा में, सी कोरोमंडल तट पर एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 87 का आंसर, 87 का आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तट। इसका होता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? जैसे यहाँ है, इधर है मालाबार तट, इधर है कोरोमंडल तट। जब लौटता हुआ मानसून आता है, मानसून लौटता हुआ मानसून से इधर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये कोरोमंडल तट में आता है तमिलनाडु, इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है लौटते हुए मानसून से? कोरोमंडल में। और वो कब होती है मानसून, कब लौटती है? सर्दी के टाइम में, मतलब ठंडी के टाइम में, जनवरी फरवरी दिसंबर के समय में जब लौटती है मानसून, तब वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जब मानसून आती है जून में, 6-7 जून में, 1 जून से तो केरला में आ जाती है, तो वो पहले जाती है वहां तक, फिर हिमालय से टकरा के जब वापस आती है खाड़ी की तरफ से, तो फिर उस समय आते आते ठंडी हो जाती है, इसलिए ठंडी का टाइम आ जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर वाला। 88 नंबर वाला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाने वाली वनस्पति सामान्य प्रकार है, उसका प्रकार कौन है? नीलगिरी पर जो पहाड़ी पर पाया जाता है वनस्पति। ए में दिया गया है समशीतोष्ण कटिबंध, बी उपोष्ण कटिबंध, सी उष्ण कटिबंध, सी एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 88 का? 88 का आंसर होगा समशीतोष्ण कटिबंध, ए वाला समशीतोष्ण कटिबंध होगा आंसर। समशीतोष्ण वनों को नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में 16 वन कहा जाता है। 16 वन, सदाबहार वन को लोकल भाषा में, वहां के लोकल भाषा में, तमिलनाडु केरला के इधर के लोकल भाषा में 16 कहा जाता है। 16 का मतलब ही सदाबहार ही होता है, लेकिन वहां के लोकल भाषा में 16 कहा जाता है। 16 वन 16 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर घास और मैदानों द्वारा अलग अलग की गई घाटियों के भीतर पाए जाते हैं। 16 शब्द तमिल भाषा का सदाबहार वन होता है। 16 शब्द ही सदाबहार वन ही होता है। नीलगिरी की पहाड़ी चाय, कॉफी, मसाले और उत्पादन के लिए विख्यात है। नीलगिरी पहाड़ी इसके लिए किसके लिए मशहूर है? चाय के लिए, कॉफी के लिए, मसाले के लिए। इस क्षेत्र में पाइन साइप्रस को पेड़ों भी पाई जाती है। कौन कौन पेड़ पाया जाता है? पाइन और साइप्रस का पेड़। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी कौन है? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2001 से 2011 के दशक में, ये 2011 का जनगणना छोड़ के 2001 से 11 का पूछा है। मतलब 2001 से 2011 के जनगणना को भी कवर करना है, 2011 का जो न्यू जनगणना है उसका भी कवर करना है। आने वाला जनगणना तो अभी आया ही नहीं है, जो 2021 में आना था, और कोरोना के कारण अभी तक उसका कोई पता नहीं। तो ये 2001 का जनगणना है। इसमें क्या कहा गया है? 2001 से 2011 के दशक में भारत की दश की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? दश की वृद्धि दर उसको बोला जाता है जो 10 साल में होता है। इसका ऑप्शन है ए 17.30, बी 17.40, सी 17.50, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई। आंसर होगा ई। दूसरा देखते हैं, 90 नंबर वाला क्वेश्चन। जनगणना को कवर कीजिए, 2011 वाला भी और 1 वाला भी, दोनों कवर करना है, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। देखिए ऊपर 89 वाला भी जनगणना वाला है, 90 वाला भी जनगणना वाला है क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग 90 वाला देखते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य की, ये तो सब जानता है, लेकिन उसको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पूरा सीरियल वाइज, क्रोनोलॉजी देखना है। ये क्या कहता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बी कहता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सी कहता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सी डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 90 नंबर वाले का आंसर होगा अपना बिहार। तीसरे नंबर पे, 1 नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे है। पहले है उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा है क्षेत्रफल में भी, बिहार से दुगना, और महाराष्ट्र भी बिहार से बड़ा है। तो पहले नंबर पे आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 वाला। 91 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 91 वाला क्वेश्चन भी जनगणना से है। 3 क्वेश्चन हो गया जनगणना से। 2011 की जनगणना, 2011 का पूछा है। जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका सबसे ज्यादा साक्षरता किसका किसका है ये बताना है। इसका फिर देखते हैं 91 वाला आंसर। ये कहता है लक्षद्वीप, दमन और दीव और पुदुचेरी। बी लक्षद्वीप, पुदुचेरी तथा दमन और दीव। सी लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। ये एक से अधिक, ये इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी वाला। इसका आंसर लक्षद्वीप पहले होगा नंबर 1 पे, फिर दमन दीव और फिर चंडीगढ़। 91 का आंसर होगा सी। क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का है। इसका साक्षरता दर कितना है? 91.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार ही दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर भी लक्षद्वीप का ही है। क्या कितना है पुरुष साक्षरता दर? 95.6%। अब हम लोग 92 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 92 वाला क्वेश्चन 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या थे? कारण रहे हैं उस समय क्या कारण रहा उसका? ऋणात्मक नगरीकरण का मतलब सबसे कम शहरीकरण हुआ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, बी विदेशी शासन, सी अकाल और महामारी, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका क्वेश्चन कैसा है देख के आप समझिए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1991 से 1931। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ था और द्वितीय विश्व तो 1945 तक चला था, 1939 से। तो ये होगा अधिक अकाल और महामारी। उस समय अकाल महामारी भी चला था और विदेशी शासन, भारत में विदेशी शासन भी था, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ऐसे क्वेश्चन कोई पूछे अगर एक तो कारण है नहीं तो ऐसे कारण एक से अधिक हुआ, सीधा एक से अधिक। 100 ऑप्शन से अधिक सही लग रहा तो सीधा तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा डी वाला एक से अधिक आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 वाला क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। बांग्लादेश में स्थित जमुना, पद्मा और मेघना, जमुना, पद्मा और मेघना दोआब का सागर तल से ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन दमदार है। जमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सीमा सागर तल से मतलब समुद्र से ऊंचाई कितना है? किसी को ही मापा जाता है ऊंचाई तो समुद्र तल से ही मापा जाता है। समुद्र के ऊपर वाला जो पानी का वो बराबर रहता है पूरे दुनिया में, इसलिए उससे नापा जाता है। इसका क्या है आंसर? इसका आंसर होगा सी वाला 20 से 100 मीटर। 20 से 100 मीटर है ऊंचाई जमुना, पद्मा, मेघना दोआब की। ये बांग्लादेश में स्थित जमुना, पद्मा और मेघना दोआब कितना ऊंचाई है समुद्र तल से? 20 से 100 मीटर। बांग्लादेश उत्तरी भाग का समुद्र तट से ऊंचाई 105 मीटर से 344 फीट तक है। ये क्वेश्चन मतलब आसपास के देश से पूछ रहा है। आसपास में जो जो देश सटा हुआ है भारत के, उसके एरिया का सटा हुआ का भी देखना है हम लोग, ऊंचाई, लंबाई, पहाड़, नदी, ये सब भी। बांग्लादेश का सबसे ऊंची चोटी केओका डोंग है, केओका डोंग है और सफा आफोंग शामिल है। ये बंगाली नाम है, मुंह पे नहीं चढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 वाला। 94 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितना है? एक कहता है 35 मीटर, 35 किलोमीटर। एक कहता है 35 किलोमीटर, बी 37 किलोमीटर, सी 39 किलोमीटर, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप दीजिए जवाब। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यहाँ तो किलोमीटर में न्यूनतम दूरी, श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है, यहाँ दूरी सिर्फ पूछा गया। अगर यहाँ किलोमीटर में ऑप्शन है तो किलोमीटर में ऑप्शन दे तो ये 35 किलोमीटर होगा, और मीटर में ऑप्शन बताए कितना मीटर है तो ये 18 मीटर होगा। बगल में लिखा हुआ है 18 मीटर। भारत और श्रीलंका के मध्य 35 किलोमीटर का दूरी है। भारत में अंतिम छोर यानी धनुषकोडी जो है, श्रीलंका की दूरी लगभग 18 नॉटिकल माइल, 18 मीटर नहीं, 18 नॉटिकल माइल है। समुद्र कानून के अनुसार किसी भी देश को नक्शा
समुद्र का जो कानून है, जो पूरे दुनिया में माना जाता है, उसमें 200 नॉटिकल माइल तक दिखाना आवश्यक है। मतलब जो भी देश अपना नक्शा दिखा रहा है उसको 200 नॉटिकल माइल तक दिखाना जरूरी है। इसलिए भारत का नक्शा के साथ श्रीलंका का भी नक्शा होता है। जैसे एग्जांपल आप देख ही लीजिए, देखिए ये भारत का नक्शा है, इसके साथ 200 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल के अंदर आता है श्रीलंका। ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, ये भारत का एरिया है, ये पूरा भारत। इसके 200 नॉटिकल माइल के अंदर आता है श्रीलंका, इसलिए भारत के नक्शे में श्रीलंका को भी दिखाना पड़ता है। ये नियम है। और पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि तमिलनाडु में है। पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तर में है। यहाँ पाक जल संधि है, पाक जल संधि ऊपर में है, श्रीलंका से अलग है। पाक जल संधि पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप से घिरा है। पाक जल संधि किससे घिरा है? पंबन द्वीप और मन्नार के द्वीप से घिरा है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से अलग जोड़ने की एक योजना है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये है नीचे, मन्नार की खाड़ी ये और ऊपर है पाक की खाड़ी। ये दोनों को जोड़ने का काम तो परियोजना को क्या कहते हैं? सेतु समुद्रम परियोजना। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ए कहता है कुला कांगरी, बी चोमोलाहारी, सी पुनाखा, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 95 का आंसर, 95 का आंसर होगा सी पुनाखा। ये भूटान है। अब भूटान के पर्वत का पूछ रहा है, तो आसपास का जरूरी है। आसपास जो भी भारत से सटा हुआ देश है उसका पर्वत, उसका नदी, उसका द्वीप सब देखना होगा। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सा है? पुनाखा। गंगा गंगखार, पुनसुम या पुनाखा, ये भूटानी नाम सब है। चोटी की ऊंचाई 7570 मीटर है। कुला कांगरी चोटी की ऊंचाई 7538 मीटर है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो अभी पीओके में। 96 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार स्थित गंगा मध्यवर्ती मैदान जलोढ़कों की औसत गहराई कितनी है? इसका सीधा आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। एक से अधिक कैसे होगा? क्योंकि गंगा मैदान के जलोढ़ की मिट्टी की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक सामान्यतः पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 1000 से 2000 मीटर। गंगा मैदान के जलोढ़ की मिट्टी की गहराई 1000 से 2000 मीटर पाई जाती है। जलोढ़ शब्द का अर्थ होता है जल नहीं पाया जाता है, अर्थात जल के बाहर की ऊपरी भाग की मिट्टी होती है। जल के बाहर का ऊपरी भाग का मिट्टी होती है। जल द्वारा लाया गया मिट्टी से बना मैदान जलोढ़ मैदान कहलाता है। जैसे हर बिहार में हर साल बाढ़ आता है, तो उससे जो मिट्टी कट के जाती है एक जगह जमा होता है, उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा को गाद, सीट या मृतिका के महीन कण के तथा बालू तथा बजरी के कण भी होते हैं। जलोढ़ पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के पुरानी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी दो तरह का होता है, एक पुरानी और एक नई। पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और पुरानी कम उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 वाला। 97 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा, चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? ए है भाट, बी है रे, सी है भुड़, डी है एक से अधिक, ई एक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा भाट। ये सब मिट्टी वाले चैप्टर में मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टफ ही है क्योंकि भाट जल्दी नाम मिलता नहीं। गंगा के मध्यवर्ती में पाई जाने वाली चूना प्रधान को भाट कहा जाता है। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में, बीच वाले मैदान में चूना प्रधान मृदा को भाट कहा जाता है। पूर्वी सरयू पार क्षेत्र में यह मिट्टी बहुत आयत में पाई जाती है। पूर्वी सरयू में जो है यह मिट्टी बहुत आयत में पाई जाती है। बिहार के मध्य पश्चिमी भाग में भी भाट मिट्टी की अधिकता होती है। बिहार के मध्य और पश्चिमी भाग में भी भाट मिट्टी की अधिकता होती है। रेह मिट्टी, रेह जो बी ऑप्शन में है,
रेह मिट्टी का एक प्रकार जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों के शुष्क भूमि क्षेत्र में अधिक है। रेह मिट्टी कड़ी, नमकीन और क्षारीय प्रकृति की होती है। रेह मिट्टी कैसी होती है? कड़ी होती है, नमकीन होती है, क्षारीय होती है। रेह मिट्टी अनुपजाऊ होती है, ये उपजाऊ नहीं होती। रेह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। ये महीन रेत जैसी मृदा होती है। रेह मिट्टी महीन रेत जैसी मृदा होती है जो सफेद रंग की होती है। हम लोग जो देसी भाषा में बोलते हैं बिहार में, बलसाई मिट्टी, वही है रेह मिट्टी। बलसाई मिट्टी जो सादा सादा घर में आदमी गड्ढे में भराता है, क्योंकि वो मिट्टी भराता है तो चूहा खा जाता है, चूहा मतलब पूरा गहरा कर देता है। और वो मिट्टी जो बलसाई मिट्टी होती है, वो उसको खोदेगा तो वो ऊपर से गिरता जाएगा और वो भरता जाएगा, इसलिए उसको चूहा नहीं ये करता है। दूसरा क्या? भूल से तात्पर्य एक विशेष प्रकार के बालू के देशों से है। ये जो सी वाला ऑप्शन है भूल, ये तात्पर्य एक विशेष प्रकार के बालू के देशों से है। इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं ऐसे दे दिया है। यह 1.5 बांगल भूमि क्षेत्र में कहीं कहीं पर ही पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 वाला। 98 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। 98 वाला क्वेश्चन, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मतलब बांगर मिट्टी का बाड़िंद का मैदान स्थित है। कहाँ स्थित है? ये कहता है कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। बी कोसी तथा संकोच नदी के मध्य। सी गंगा तथा संकोच नदी के मध्य। डी इसमें से एक से अधिक। इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 98 का? इसका आंसर होगा सी वाला। इसका आंसर क्या होगा? सी वाला, गंगा तथा संकोच नदी के मध्य। गंगा तथा संकोच नदी के मध्य का क्या पाया था? बाड़िंद का मैदान। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बाड़िंद का मैदान कहाँ है? गंगा और संकोच नदी के मध्य। बाड़िंद बांग्लादेश के पश्चिमोत्तर भाग में पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर मध्य में स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है। बाड़िंद क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। कहाँ है? बांग्लादेश के पश्चिमोत्तर भागों में, पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर भाग में, उत्तर मध्य भाग में है। बाड़िंद गंगा और ब्रह्मपुत्र जमुना के संगम स्थल पश्चिमोत्तर में स्थित है। इसके किनारे महानंदा और करटहा नदी के बाढ़ के मैदान के हैं। ये दोनों नदी क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। बाड़िंद अपेक्षाकृत उच्च और लहरदार क्षेत्र है जो एक प्राचीन जलोढ़ संरचना से संबंधित है। इस मिट्टी का मुख्य फसल चावल है। बाड़िंद का मुख्य फसल क्या है? चावल। पश्चिम बंगाल में क्या ज्यादा होता है? चावल होता है, इसलिए वहां। बाड़िंद के पूर्व और दक्षिण पूर्व में निचला अन्नाई बेसिन है जो निचली दलदली भूमि का विस्तृत क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 वाला। 99 वाला क्वेश्चन, 99 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 99 वाला, नोकरेक चोटी कहाँ है? नोकरेक चोटी स्थित है। ए है असम, बी त्रिपुरा, सी है मेघालय। ये तो सबको पता होना चाहिए। नोकरेक चोटी कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक चोटी कहाँ है? मेघालय में। ये गारो खासी जंतिया पहाड़ी जो है, वो गारो खासी जंतिया, ये अरुणाचल प्रदेश से जैसे है ये, अर्थात इसमें गारो खासी और जंतिया, गारो पर है नोकरेक, इसकी ऊंची चोटी। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को नोकरेक कहते हैं। ये मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। गारो खासी जंतिया मेघालय में। ऐसी गारो पर ही नोकरेक है सबसे ऊंची चोटी। 99 का आंसर मेघालय होगा। नोकरेक का गारो पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1515 मीटर। नोकरेक की ऊंचाई कितनी है? 1515 मीटर। ये किस पहाड़ी पर है? गारो पर। गारो खासी जंतिया एक लाइन से है और पहले वाले पहाड़ी पर ही इसका सबसे ऊंचा चोटी मेघालय में है। मेघालय में क्या है? गारो खासी जंतिया, और गारो पर ही नोकरेक चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1515 मीटर। नोकरेक नेशनल पार्क 1986 में स्थापित किया गया था। नोकरेक नेशनल पार्क उसी पहाड़ी पर है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। नोकरेक संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र भी है। मेघालय का सबसे ऊंचा चोटी शिलोंग चोटी। मेघालय चोटी का सबसे ऊंचा चोटी शिलोंग चोटी है। गारो खासी जंतिया मेघालय में। मेघालय में गारो खासी जंतिया पहाड़ी अवस्थित है। गारो खासी और जंतिया मेघालय का प्रमुख जनजातियों का भी नाम है। ये गारो खासी जंतिया का जो नाम है ये जनजाति के नाम पर भी है। असम का महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन 100वां नंबर देखते हैं। सौ नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं?
किस खनिज का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ये इसमें आंसर होगा डी। एक से अधिक चीज का 80% से अधिक उत्पादन किया जाता है। जिप्सम का जैसे देख लीजिए, देश के पोटाश का अधिकांश आयात किया जाता है। देश में पोटाश का अधिकांश आयात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पोटाश का भंडार राजस्थान में पाई जाती है। पोटाश का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? बी ऑप्शन है इसका। पोटाश का सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान में ही है। बीकानेर हनुमानगढ़ ब्लॉक पोटाश उत्पादन की शुरुआत की गई थी। बीकानेर में पोटाश का उत्पादन का शुरुआत किया गया था। पोटाश का खपत सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में देश में एक अधिकार है। सीसा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हो जाता है। शीशे का भी सर्वाधिक उत्पाद कहाँ होता है? राजस्थान में। और जिप्सम का भी सबसे ज्यादा उत्पाद कहाँ होता है? राजस्थान में। ये खनिज संसाधन वाले टॉपिक का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर वाला। 101 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि सब फसलें हैं। बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसल है, क्या है? ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का। कोई एक फसल तो होगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि चावल भी होता, गेहूं भी होता, मक्का भी होता। इस क्षेत्र का चावल, गेहूं, दलहन, मक्का आदि मुख्य फसलें हैं। बिहार का लगभग 59% भाग पर खेती होता है। बिहार में भदाई, अगहनी, रबी और गर्मा फसलें लगाई जाती हैं। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती किया जाता है। बिहार में दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल गेहूं है। चावल और गेहूं का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 वाला। 102 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? वास्तविक वन किसमें विस्तृत है? कितने परसेंट भाग पर? ए कहता है 5.29%, बी 5.72%, सी 5.92%, डी एक से अधिक। इसमें से कोई नहीं। एक से अधिक तो होगा नहीं नंबर वाला, और इसमें से कोई सही भी नहीं है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर कितना होगा? भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वास्तविक वन प्रतिशत? इसमें से ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा 7.76%। बिहार में कितना वन है? 7.6%। 7.76%। 7.76% बिहार में वन है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। इस तरह भारत का भी वन रिपोर्ट देख लेना है। ये बिहार का वन रिपोर्ट है, और हर 2 साल में आता है, तो अगला कितना आएगा, बढ़ेगा घटेगा, वो बाद में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर वाला। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है कितना है? 1989 है, 1990 है, सी में 1991 है, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 103 का आंसर, 103 का आंसर क्या होगा? ई वाला होगा। इसमें से कोई नहीं सही है। क्यों कोई सही नहीं है? क्योंकि बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये एकमात्र है, मतलब ओनली वन। यह नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क को 1978 में, कब? 1978 में, 1978 में स्थापित किया गया था। हाँ, कब स्थापित किया गया था? 1978 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया था? 1978 में। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार में आरक्षित एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। ये एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 है। भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में बनने जा रहा है, कैमूर। ये अभी बना नहीं है। अब 104 नंबर वाला देखते हैं। 104 नंबर वाला क्या कहता है? वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है समझाने के कारण। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। कोसी बांध परियोजना का अंग कौन नहीं है, ये बताना है। ये क्या कह रहा? हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध, बी पूर्वी कोसी नहर, सी पश्चिमी कोसी नहर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। 104 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला। इसका आंसर क्या होगा? ई वाला। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सब है। कोसी बांध परियोजना का हिस्सा ये सब है। अब नहीं, एक भी नहीं, मतलब ये सब तीनों जितने ABC ये तीनों है। कौन कौन है? हनुमान नगर
नेपाल वाला, पूर्वी कोसी नहर वाला, पश्चिम कोसी नहर वाला। कोसी बांध परियोजना का कब हुआ था समझौता भारत और नेपाल के बीच? 1954 में। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान से निकलती है। कोसी नदी प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? ये समझौता नेपाल जो भारत में समझौता नेपाल और भारत में 1954 में समझौता हुआ, ये किस उद्देश्य के कारण हुआ? ये बाढ़ नियंत्रण के लिए हुआ है, सिंचाई जल विद्युत परियोजना के लिए हुआ है और भूमि संरक्षण आदि के लिए हुआ है। कोसी परियोजना को कुल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है पूर्वी कोसी नहर, कोसी नगर प्रणाली से मधेपुरा। पूर्वी कोसी नगर प्रणाली से कौन कौन किसको किसको लाभ होता है? मधेपुरा को होता है, सहरसा को होता है, पूर्णिया को होता है, कटिहार को होता है। ये पूर्वी वाले भाग, बिहार के पूर्वी वाले भाग में जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिम कोसी नहर से किसको किसको फायदा होता है? मधुबनी को, तो ये मधुबनी तो पहले आगे ये होगा ही, दरभंगा को भी होता है। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी कोई रात में सोया हुआ कि बाढ़ नहीं आएगा उधर से ही चला जाता है, मतलब रास्ता चेंज करती रहती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 वाला। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र स्थित है। ये इसका सीधा आंसर देख लिया, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। भागलपुर में तसर रेशम का उत्पादन होता है। भागलपुर में रेशमी सिटी कहा जाता है, लेकिन कौन तरह का रेशम? तसर रेशम। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। बिहार में तो एक नंबर पे भागलपुर है, सिल्क सिटी भी इसको कहा जाता है, लेकिन देश में कौन है नंबर 1 पे? कर्नाटक। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। रेशम का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम का जन्मभूमि चीन है। रेशम का पैदाइश कहाँ है? चीन में। चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन और निर्यातक देश है। चीन सबसे ज्यादा उत्पाद भी करता है और सबसे ज्यादा बेचता भी है। भारत का रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है और भारत का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर वाला। बिहार स्थित डालमिया नगर, बिहार का स्थित डालमिया नगर मुख्य उद्योग है। बिहार को भी कवर करना पड़ेगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी में वही नदी और खनिज संसाधन और कहाँ पे कौन चीज बनता है, वो चीज इम्पोर्टेंट है। 106 नंबर वाला क्या कहता है? बिहार स्थित डालमिया नगर मुख्य उद्योग है। डालमिया नगर में क्या क्या उद्योग है? ये कहता है कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति। बी कहता है कागज, रसायन, चीनी, मिट्टी, वर्तमान, वनस्पति, बर्तन और वनस्पति तेल। सी कागज, सीमेंट, रेशमी वस्त्र और जूट। एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 106 का। 106 का आंसर होगा ए वाला। 106 का आंसर होगा ए वाला। बिहार में स्थित डालमिया नगर में क्या क्या होता है? कागज होता है, सीमेंट, चीनी, वनस्पति तेल। तो देखते हैं डालमिया नगर में, रोहतास जिले में। डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास जिले में। बिहार में डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास जिला। रोहतास जिला कहाँ है? बिहार के साउथ, बिहार के साउथ में है, वो भी पश्चिम में। जैसे देख लीजिए, ये समझ लीजिए बिहार यहाँ है रोहतास, ये कैमूर है, यहाँ रोहतास में है। डालमिया नगर रोहतास में, रोहतास जिले में है। यहाँ सोन नदी के किनारे डेहरी ऑन सोन स्थित है। डालमिया नगर में 4 अप्रैल 1939 को राजेंद्र प्रसाद द्वारा, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे, उसी ने 4 अप्रैल 1939 को रोहतास उद्योग समूह परिसर में देश के सबसे बड़े कागज कारखाने का उद्घाटन किया था। देश के सबसे बड़े कागज कारखाने का उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने रोहतास में किया था, डालमिया नगर में। रोहतास के डालमिया नगर में 4 अप्रैल 1939 को डालमिया नगर के औद्योगिक शहर की स्थापना उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया ने किया था। वो उसी के नाम पे है, रामकृष्ण डालमिया के नाम पर डालमिया नगर रखा गया। यह नगर 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग के विख्यात हुआ था। 18 मार्च 1933 को रोहतास शुगर लिमिटेड की स्थापना किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर वाला। 107 वाला क्या कहता है? 107 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखते हैं। बिहार के हाजीपुर रेलवे को कौन सा क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? बिहार के हाजीपुर रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? इसका ये कहता है पूर्वी मध्य रेलवे, बी है पूर्वोत्तर रेलवे, डी है दक्षिण रेलवे, डी है एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 107 का आंसर ए होगा, पूर्वी मध्य रेलवे। ये जब ट्रेन में आप जाते होंगे तो ये ऐलान करता है, जो उसमें ये बोलता है पूर्वी मध्य रेलवे। इसका आंसर ए वाला होगा, पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे जोन की स्थापना 2010 में किया गया था। पूर्वी मध्य जोन का स्थापना कब किया गया था? 2010 में। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कहाँ है?
दिल्ली में। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? दिल्ली में। कलकत्ता मेट्रो जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। भारत में 18 रेलवे जोन है। भारत में अभी 18 रेलवे जोन है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन, साउथ कोस्ट जो रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है, वो 18वें रेलवे जोन जोन वर्ष 1919 में स्थापना किया गया था। 18वें रेलवे जोन जो है वो 1919 में बना है, ताजा है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर वाला, बुद्ध सर्किट। बुद्ध सर्किट मार्ग सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान है। बुद्ध सर्किट मार्ग में कौन सा स्थान है बिहार का, ये बताना है। ए है बोध गया नालंदा, सी बी है राजगीर वैशाली, सी है कहलगांव पटना। एक तो होगा नहीं, इसका आंसर सीधा डी 108 वाला। ये बिहार के पर्यटन विभाग के साइट से अच्छे से पता चलेगा। अभी देख लेते हैं। बौद्ध सर्किट के बोध गया नालंदा राजगीर वैशाली कहलगांव पटना आदि शामिल है। बौद्ध सर्किट में कौन कौन शामिल है? बोध गया है एक, नालंदा, फिर राजगीर, वैशाली, कहलगांव और पटना। बिहार में जैन सर्किट के मुख्य स्थान है वैशाली, नालंदा, जमुई आदि। यह पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व वाली स्वायत्त निगम है। भारत पर्यटन विकास निगम जो है 1966 में बनाया गया था। बिहार के राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन के विकास के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी निभाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर वाला, बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र का प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल कौन है 109 वाले का? 109 का डी, एक से अधिक है। चावल भी है, गन्ना भी है, दाल भी है, सब है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 वाला। 110 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 110, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र लंबाई मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? असम घाटी में कितनी है? असम घाटी में 725 है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 725 किलोमीटर है। वैसे ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है जहां गिरती है वहां तक की लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में असम घाटी में, सिर्फ असम घाटी में 725 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, कितनी है? 2525 किलोमीटर। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तो देख लिया हम लोग, 725 है। 725 है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, कितनी है? 2900 किलोमीटर। और भारत में कितना ब्रह्मपुत्र बहती है? भारत में कितना बहती है? 916 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। और असम में कितना बहती है? असम घाटी में सिर्फ, असम घाटी में तो ये है 725 किलोमीटर। भारत में मतलब ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में बहती है 916 किलोमीटर, बाकी तीन में बहती है। और असम घाटी में बहती है 725 किलोमीटर। ये हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन किए। ये कौन क्वेश्चन था? ये टीआरई 3 का क्वेश्चन था। बीपीएससी टीआरई 3 का ज्योग्राफी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इसमें 40 क्वेश्चन था। हम लोग हिस्ट्री कर चुके 40 क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी था। इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया हम लोग, समझते हुए, क्योंकि खाली क्वेश्चन आंसर बताने से फायदा नहीं है। इसके आसपास के क्वेश्चन किस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, सिर्फ समझने के लिए, पैटर्न देखने के लिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन टॉपिक से पूछा जा रहा है। ये सब देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, जो हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। इस सीरीज का सही फायदा उठाना है तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। ये आज ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया है, लेकिन समझाया भी गया है ज्यादा। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाए तो अच्छा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। क्योंकि अगर इसका फायदा उठाना है तो शुरू से लास्ट तक तो देखिए ही, और उसमें कुछ गलत हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, और कुछ सुधार करना है तो वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि पता तो चले क्या और चाहता है, क्या और देना है। टीआरई 4 का हम लोग न्यूज देखना छोड़े, जब आएगा तब आएगा। जब तक मौका है अच्छे से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, फिर इससे टॉपिक से कहाँ कहाँ पूछा गया उसको फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एनसीईआरटी भी सोच रहे हैं कंप्लीट करने का, क्योंकि सब ये एनसीईआरटी। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।
और नहीं अच्छा लगे तो क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या सुधार करना है वो बताइए कमेंट में, क्योंकि अच्छा लगना जरूरी ही नहीं है, ये पढ़ाई है। यहाँ पे डांस और नाचना तो होगा नहीं। आज लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बन गया है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन फायदा उठाना है तो शुरू से लास्ट तक देखना है, नहीं फायदा उठाना है तो कोई फायदा नहीं देखने का। अगर ऐसे ऊपरी मन से देखना है तो फिर नहीं देखने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती है, आग का छोटा लपट जो होता है वो ज्यादा गर्मी नहीं दे सकता है। और वैसे ही कमजोर इच्छा से बड़ा नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो हम लोग अब अगला जो सीरीज लाएंगे वो पॉलिटिकल साइंस का जो 40 क्वेश्चन है वो लाएंगे, और उसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।